ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज ए condition characterized by the decrease in the density of bone, decreasing its strength and resulting in fragile bone. fragile माने भंगुर, माने जो आसानी से टूट जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो आपकी बोन की डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ माने उसका जो ताकत जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और रिजल्टिंग इन फ्रेजाइल बोन। फ्रेजाइल माने भंगुर, भंगुर माने जो आसानी से टूट जाए। तो जिसके वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस लिटरली लीड्स टू द एबनॉर्मली पोरस बोन दैट इज कंप्रेसिबल लाइक स्पंज। कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज्यादा होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो इतनी ज्यादा पोरस हो जाती हैं, पोरस माने छिद्रित, कि वो एक स्पंज की तरह हो सकती हैं। ठीक है, माने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाना और बहुत ज्यादा परफोरेटेड हो जाना, बहुत ज्यादा पोरस हो जाना। तो दिस डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन वीकेंस द बोन एंड रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर ब्रेक्स इन द बोन। माने इस डिसऑर्डर की वजह से आपका जो पूरा ढांचा है, आपका स्केलेटन है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और बहुत आसानी से टूटने लगती हैं उसकी हड्डियां। द स्पाइन, हिप्स, रिब्स एंड रिस्ट आर द कॉमन एरिया ऑफ द बोन फ्रैक्चर। आपकी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, हिप्स है, हिप की बोन, रिब्स आपकी पसलियां, रिस्ट, रिस्ट माने हाथों की जो कलाई, वहां की जो हड्डियां हैं वो सबसे पहले कमजोर होती हैं और वो धीरे धीरे बहुत ही आसानी से टूटने लग जाती हैं। Although osteoporosis related fractures can occur in almost any skeleton। अब ये अभी जो हमने जो एरिया बताए उसके अलावा, यद्यपि अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्केलेटन के किसी भी बोन्स में हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसका काजेस क्या है, सबसे बड़े कारण क्या है? तो कारण है the following are the factors that will increase in the risk of developing osteoporosis। माने these are the following जो रीजन्स हैं, फॉलोइंग कारण हैं, फॉलोइंग काजेस हैं। जैसे फीमेल जेंडर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। थिन एंड स्मॉल बॉडी फ्रेम, जो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं उसमें इस तरह की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस माने अगर परिवार में कभी किसी एंसेस्टर्स में इस तरह की समस्या रही होगी या इस तरह की डिजीज रही होगी तो उसमें होने की संभावना, तो आपके में होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग इज द बिग रीजन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन आल्सो अफेक्ट। लैक ऑफ एक्सरसाइज, माने जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस केस में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। डाइट लो इन कैल्शियम, अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर जनरल हेल्थ, आपका अगर मेल न्यूट्रिशन है माने कुपोषण के शिकार हैं या आपकी जो स्वास्थ्य है वो सामान्य नहीं रहता है, स्पेशली एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और बाउल डिजीज। ठीक है, मतलब स्पेशली जो हमने आईवीडी पढ़ाया था, अगर किसी प्रकार का बाउल डिजीज है तो उस केस में भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन माने मेल माने गड़बड़, एब्जॉर्प्शन माने आपका पाचन, अगर पाचन गड़बड़ है तो उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा लो एस्ट्रोजन लेवल इन वुमेन दैट इज आफ्टर मेनोपेज। हमने पहले एक बार बताया था आपको कि अगर एस्ट्रोजन लेवल वुमेन में कम हो जाए, जैसे कि अमूमन मेनोपेज की बाद होता है। मेनोपॉज एक ऐसे होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब लगभग पूरी तरह से कंप्लीट क्लोज होने लगती है। ये जनरली 45 साल की उम्र के बाद
मेनोपॉज होने लगता है, तो उस केस में क्या लो एस्ट्रोजन लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मेन, जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म, जो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेन हार्मोन होता है मेल्स के लिए, अगर उसमें किसी प्रकार के लेवल में कमी आती है तो फिर उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जिनमें कीमोथेरेपी हुई हो, कीमोथेरेपी अगर वो कभी कैंसर का पेशेंट रहा हो और वो उसमें कीमोथेरेपी चली हो, या फिर ड्यू टू chronic inflammatory arthritis or disease such as rheumatoid arthritis or liver disease। मतलब अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रही हो या फिर लिवर की डिजीज रही हो, तो उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इमोबिलिटी सच एज आफ्टर ए स्ट्रोक और फ्रॉम एनी कंडीशन दैट इंटरफियर विद वॉकिंग, माने किसी प्रकार की इमोबिलिटी, माने जैसे कभी कभी स्ट्रोक लग जाता है, तो स्ट्रोक के केस में क्या होता है, फिर जो पेशेंट है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। तो जब अगर काफी लंबे समय तक बेड रेस्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या है, इमोबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ए कंडीशन वेयर टू मच थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस। अगर जो हमने पहले बताया था कि अगर थायराइड हार्मोन का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होगी। When vitamin D is lacking, the body cannot absorb adequate amount of calcium। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो भी जो आप कितना भी कैल्शियम लेते रहें, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कोई हिपेरिन, माने जो अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, या फिर ब्लड थिनर का मतलब जो ब्लड को पतला करता है। एंटी सीजर, माने अगर कभी दौरे पड़ते हैं और उसकी कभी दवाई चली हो आपकी, जैसे फेनिक्वाइन या फिनोबॉर्बिटोन। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोन, जैसे कि कभी ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आपने काफी लंबे समय तक कोई ऐसी दवा चलती रही हो, तो आगे जाके वो फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो उसमें होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण। बोन लॉस दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप स्लोली। बोन लॉस दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप स्लोली, मतलब क्या है, इसमें धीरे धीरे बोन का लॉस होने लगता है। ठीक है, ये लक्षण सामने आ जाते हैं। देयर आर ऑफन नो सिम्टम्स आर आउटवर्ड साइंस एंड, और कोई ज्यादा सिम्टम्स पहले नहीं आते हैं। एंड ए पर्सन मे नॉट नो दे हैव इट until they experience a fracture after a minor incident such as fall or even a cough or sneeze। कभी कभी क्या होता है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस के जनरली बहुत ज्यादा लक्षण आपके सामने नहीं आ पाते, तो पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो और ये पता कब चलता है, जब बहुत हल्की फुल्की चोट लग जाए, जैसे फाल, कहीं हल्का सा गिर जाए, या काफी तेज छींक आ जाए, या खांसी आ जाए, तो उस केस में क्या है, जो पसलियों की हड्डियां हैं वो अपने आप टूटने लगती हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस माने ये कैसे होता है, तो इसके लिए ढेर सारे जो कारण हैं, जैसे बताया, जेनेटिक, डाइट, लाइफस्टाइल, हार्मोनल स्टेटस, डिजीज, मेडिकेशंस, अगर ये सारे जो फैक्टर हैं अगर कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बोन लॉस करेंगे। ठीक है, या फिर एजिंग, एजिंग माने समय के साथ साथ अगर उम्र बढ़ती है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस लीड करता है। या फिर सब ऑप्टिमल पीक बोन मास, माने आपका बोन मास जो है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, वो आगे जाके स्केलेटल फैक्टर्स इम्पेयर्ड बोन क्वालिटी, आपकी बोन क्वालिटी को इम्पेयर करेंगे, माने गड़बड़ करेंगे, माने उसकी क्वालिटी को कमजोर करेंगे। अब क्वालिटी कमजोर होने का मतलब क्या है,
उनमें मिनरल्स की कमी हो जाना, जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस है। इसके अलावा जो स्केलेटल फैक्टर्स हैं, डिक्रीज बोन डेंसिटी, और धीरे धीरे आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से रिड्यूस्ड बोन स्ट्रेंथ, आपकी बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा नॉन स्केलेटल फैक्टर्स भी हैं। अगर फॉल रिस्क, इंक्रीज फॉल रिस्क, वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली फॉल हो जाना, माने आसानी से गिरने लग जाना, तो जिसके वजह से लो ट्रॉमा फ्रैक्चर हो सकते हैं। ठीक है, लो ट्रॉमा फ्रैक्चर माने हल्की फुल्की चोट लग सकती है और उसी में ही आपकी जो हड्डियां हैं वो ब्रेक हो सकती हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो ढेर सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो आपकी बोन डेंसिटी को कम करेंगे। बोन डेंसिटी कम होने से आपके अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस और इसके अलावा और अदर मिनरल, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं या खत्म होने लगते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसका मैनेजमेंट माने कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो बचाव करने का कुछ तरीके हैं, दवाइयाँ हैं, या फिर दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल का मतलब रहन सहन, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द प्रिवेंशन ऑफ बोन फ्रैक्चर बाय रिड्यूसिंग बोन लॉस और प्रेफरेबली बाय इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है वो है प्रिवेंशन ऑफ बोन फ्रैक्चर, माने कि बोन के फ्रैक्चर को किसी भी प्रकार से रोका जाए। कैसे? रिड्यूसिंग बोन लॉस, बोन की बोन लॉस ना हो, माने बोन में कोई कमी ना हो। इसके अलावा प्रेफरेबली बाय इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ और जो डेंसिटी है उसको बढ़ाया जाए। अब इसके लिए कौन कौन फैक्टर्स हैं, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज, इंक्लूडिंग क्विटिंग सिगरेट स्मोकिंग, curtailing excessive alcohol intake, exercising regularly and consuming a balanced diet with the adequate calcium and vitamin D। आप ऐसे बैलेंस डाइट लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें और एक्सेसिव एल्कोहल का इंटेक छोड़ दें। और क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो और एल्कोहल इंटेक हो, वो आगे जाके आपके इंटेस्टाइन में अगर आप प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम ले भी रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस ले रहे हैं उसके बावजूद एब्जॉर्ब अगर नहीं होगा तो वो फिर वेस्टेज है, वो बोन में कहीं नहीं जाएगा और बोन रिपेयर नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेडिकेशंस हैं that stop bone loss and increase bone strength, such as alendronate, risedronate, raloxifene, ibradronate और calcitonin। These are the medicines हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं और बोन के लॉस को कम करती हैं। इसके अलावा मेडिकेशन दैट इंक्रीज बोन फॉर्मेशन सच एज टेरीपेराटाइड। तो ये कुछ दवाइयों के नाम हैं जो बोन के फॉर्मेशन को इनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस करीब 1500 मिलीग्राम पर डे फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन नॉट टेकिंग एस्ट्रोजन बट नॉट एक्सीडिंग 2000 मिलीग्राम पर डे। मतलब क्या है कि अगर मेनोपॉज हो गया है किसी वुमेन को तो उस केस में क्या है कि 1500 मिलीग्राम से ज्यादा, अधिकतम तो 600 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 1500 मिलीग्राम तक सेफ है कैल्शियम लेना। और उसके बाद अगर 2000 मिलीग्राम से पर डे का कैल्शियम का इंटेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई भी स्वस्थ महिला है, कोई स्वस्थ वुमेन है, तो 40 या 45 की एज के बाद उसको थोड़ा थोड़ा ऐसी डाइट लेनी चाहिए जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, वो अलग से सप्लीमेंट के रूप में लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, या फिर कैल्शियम की जो टेबलेट्स आती हैं उनको। तो विटामिन डी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा जो विटामिन डी है अलॉन्ग विद एडिक्वेट कैल्शियम
अप्रोक्सीमेट आपका 1200 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम। तो क्या है, इसमें अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से कैल्शियम और विटामिन लेना स्टार्ट कर देना आवश्यक है, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन का डिके हो जाता है और बोन फ्रेजाइल हो जाती है, क्लियर। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।